वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर स्टार्ट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके 131 से लेकर 135 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और हाँ, चैनल पे आ ही गए हैं तो पीछे वाली वीडियोस को भी आप देखें, क्योंकि इससे पहले हम जो है 2018 और 19 का जो क्वेश्चन पेपर है फुली एक्सप्लेनेशन के साथ ऑप्शंस के साथ जाके हम सॉल्व कर चुके हैं। और जो भी इन सभी यानी कि जितनी भी वीडियोस आई है ना, अगर उनको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको सच में पता लगेगा कि कितनी हेल्प हुई है आपकी एचटेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एचटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो लगे रहिए अपनी तैयारियों पे। करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 131 क्वेश्चन है, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो किन किन का मिश्रण है, यहाँ पे आया हमारा क्वेश्चन। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या इंगित करता है, क्या दिखाता है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व प्लस में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तीनों ही हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अब पढ़ते थोड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। पहले अदर ऑप्शन पे जाके देखते हैं अदर ऑप्शन में क्या है। अदर ऑप्शन में फर्स्ट है हमारा शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट। देखो ये क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म के डेब्ट्स आगे जो कि नहीं आते। सेकंड है शेयर कैपिटल प्लस में लॉन्ग टर्म के डेब्ट। ठीक है, ये वाला भी ठीक हो जाता अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो। थर्ड है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल की बात करी गई है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं की गई है। कैपिटल स्ट्रक्चर में वो सभी आते हैं जहाँ से एक लंबे टाइम के लिए पैसा मिलता है, चाहे वो शेयर कैपिटल से हो या फिर हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट से हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द केयरफुल बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट that a business uses to finance its assets, day to day operations and future growth। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में वैसे तो सभी को पता ही होगा। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर इसको फंड भी बोलते हैं, ये कहाँ से आता है? ओनर्स फंड ये प्लस में बोरोड फंड। देखिए ओनर फंड में क्या क्या है हमारे पास? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे ऑप्शन में है, रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारे ऑप्शन में है। और बोरोड फंड में आ जाएगा लोन्स प्लस में डिबेंचर्स प्लस में पब्लिक डिपॉजिट। और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन में क्या है? लॉन्ग टर्म के डेब्ट्स यानी कि लोन्स आ गए। ठीक है, तो हमारा आंसर किस पे चला जाएगा? देखिए ये हमारा क्वेश्चन है द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज, तो ये हमारा हो जाएगा शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व प्लस में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रोमन प्लान का क्वेश्चन है। उसके अकॉर्डिंग हमें जो बोनस है टोटल पेमेंट ऑफ वेजेस वो हमें निकालनी है। देखो वेज रेट क्या दे रखा? 30 पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 6 आवर्स एंड एक्चुअल टाइम टेकन दे रखा 4 आवर्स। असरटेन द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस एंड टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस अर्नड अंडर रोमन प्लान। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है कि टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस एंड बोनस निकालिए। देखो जो रोमन प्लान है वो क्या कहता है कि जितना टाइम उसने लिया है उसके हिसाब से तो उसे पूरी वेजेस रेट के हिसाब से उसे पेमेंट मिलेगी, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम है 6 आवर्स और एक्चुअल टाइम टेकन है 4 आवर्स, तो 4 आवर्स की तो 30 रुपीज़ के हिसाब से उसे पेमेंट मिल जाएगी 120 रुपीज़। बोनस के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। बोनस उसे कैसे मिलेगा? जो उसका टाइम बचा हुआ है, ठीक है, 6 घंटे में काम करना था 4 घंटे में बंदे ने कर लिया, तो 2 घंटे के लिए उसे कैसे पेमेंट मिलेगी? बोनस का फॉर्मूला लगेगा सेव टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट। ठीक है, वेज रेट कितना दे रखा है यहाँ पे 30 रुपीज़ पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम है 6 आवर्स, एक्चुअल टाइम 4 आवर्स, सेव टाइम है 2 आवर्स। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी? टोटल अमाउंट है एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट, ये तो जितने घंटे उसने काम किया उसके हिसाब से मिल जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 30। बोनस के लिए भी जो ऊपर फॉर्मूला लिखा उसकी जो वैल्यूज पुट करी गई, तो यहाँ पे हमारा आ गया 40 रुपीज़, यानी कि अभी टोटल उसे पेमेंट कितनी मिलेगी? 160 रुपीज़। ओके, हमारा फॉर्मूला था सेव टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम। सेव टाइम है उसके 2 घंटे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम है 6 आवर्स और एक्चुअल टाइम है उसके 4 आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट है 30 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन, यानी कि पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक फर्म संतुलन तब प्राप्त करती है जब। ये तो नॉर्मल सी कॉमन सी बात है, पता ही होती है सभी को कि जहाँ पर एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल होती है। और इसके अलावा इस मार्केट में एम आर और एम सी अप्रोच भी दी गई है, जिसके अंदर 2 कंडीशन होती है कि जहाँ पर एम आर कर्व और एम सी कर्व एक दूसरे के इक्वल हो और एम सी कर्व इज कटिंग एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, यानी एम सी कर्व एम आर को ऐसे काटती जब जाए
ये MR होता है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। अदर ऑप्शन में देखते हैं, अदर ऑप्शन में क्या है। अदर ऑप्शन में दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AR, क्या एवरेज की बात करी गई है जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। MC इज इक्वल टू AC ये भी नहीं है, और TC इज इक्वल टू TR ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, MC इज इक्वल टू MR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इम्पोज्ड इनकम टैक्स ऑन इंडिया एंड इन विच ईयर। भाई भारत में सर्वप्रथम किसने और किस वर्ष में आयकर लगाया था। सर जेम्स विल्सन ने लगाया था 1860 में। यहाँ मैं अदर ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, आपको दिखा रही हूँ अदर ऑप्शन कौन से हैं। जनरल लॉर्ड डफरिन ने 1886, सर जेम्स विल्सन 1860, ये हमारा आंसर है। और जेम्स फोर्ड है 1919, और निकोलस कल्डोर 1957। ये कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो सर जेम्स विल्सन ही ऑप्शन जो है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो होती है हमारी, उसमें से कौन सा सोर्स नहीं है। विच वन इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का स्रोत कौन सा नहीं है। अब देख कौन सा नहीं है, वो इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, उनकी इंटेलिजेंसी के टेस्ट तो नहीं होते ना रिक्रूटमेंट करने के लिए। एक लेबर की अगर हमने रिक्रूटमेंट करनी है तो उसको इंटेलिजेंसी टेस्ट थोड़ा ना दे देंगे करने के लिए। अदर ऑप्शन में फॉर्मर एम्प्लॉयज़ बिल्कुल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होता है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये तीनों ही होते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होता, इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा सोर्स नहीं होता। अब हम बाकी सोर्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो सोर्स होते कौन से हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आया तो आगे फिर नेक्स्ट एग्जाम में जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके भी आ सकता है कि बताइए कौन सा है। तो जो है अगर वो पढ़ लेते हैं तो फिर जो नहीं है उस पर भी हम फोकस कर पाएंगे। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में फर्स्ट हमारे देखो दो तरह से सोर्सेज होते हैं, तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। इंटरनली सोर्सेज कौन से होते हैं, तीन तरह के सोर्सेज होते हैं। जब जो भर्ती है, जो रिक्रूटमेंट है, वो इंस्टीट्यूशन के अंदर से ही कर ली जाए, संस्था के अंदर से ही कर ली जाए। कौन कौन से तीन होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मीन्स कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए बंदे का। सेकंड होता है प्रमोशन, यानी कि लोअर पोस्ट से अपर पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाए। और ले ऑफ का मतलब क्या होता है। ले ऑफ का मतलब होता है कि भाई कई बार क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो खाली बैठे हैं कि काम ही नहीं है हमारे फर्म में भाई उनको करवाने के लिए। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो उन्हें ये कह देता है कि आपको ना हम बाद में बुला लेंगे, जब ज़रूरत होगी ना तब बुला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले ऑफ का मतलब है कि जिसको आश्वासन दिया है ना उसी को ही बुलाया जाएगा। कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी। अपने पुराने कर्मचारियों जिससे कि काम करवाया गया है उन्हीं को ही दोबारा बुला लिया जाता है, तो दैट इज़ ले ऑफ। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या जाएंगे। सबसे पहला होता है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है ना कि हमारी संस्थाएँ हैं वो जितने भी खाली पोस्ट हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे चिपका देती है। इम्पोर्टेंट प्लेसेस मीन्स जैसे कि ऑफिस है या फिर फैक्ट्री गेट है, वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे चिपका देंगे। अब जो भी इच्छुक पर्सन है, जो भी जिसको भी आवश्यकता है पोस्ट उसकी नौकरी की, तो वो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन करनी शुरू कर देते हैं। और ये जो है ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये जितने भी अनस्किल्ड लेबर हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और इसीलिए उन लेबर्स को कहा जाता है कैजुअल या फिर बदली लेबर भी कहा जाता है। और इनको जो पेमेंट करी जाती है वो भी डेली बेसिस पे पेमेंट की जाती है। और इस मेथड में एडवर्टीजमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत ही सस्ती होती है। सेकंड है कैजुअल कॉलर्स, यानी कि आकस्मिक बुलावा। आकस्मिक बुलावा मतलब देखो कई बार क्या होता है ना कि जो टैलेंटेड पर्सन है या फिर जो जिस पोस्ट के लिए बंदा पूरी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर के जहाँ पे भी नौकरी की जरूरत है वहाँ पे जमा करा देंगे। जैसे कि तीन चार कंपनियों में जमा करा दे कि ये हमारा रेज्यूमे है, आप प्लीज़ सबमिट कर लीजिए, आपको जब ज़रूरत हो तब बुला लेना। ये वही होता है कि जब उन्हें ज़रूरत है फिर वो उन्हें बुला लेते हैं। कैजुअल कॉलर्स, आकस्मिक बुलावा, ये भी हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्सेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मीडिया एडवर्टीजमेंट। मीडिया एडवर्टीजमेंट तो सभी को पता होता है ना कि मीडिया के थ्रू जब एडवर्टाइज़ कर दी जाए तो वहाँ पे भी जितने भी इच्छुक लोग हैं वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर टेलीविज़न है या फिर मैगज़ीन है या फिर जितने भी एम्प्लॉयमेंट के न्यूज़पेपर हैं, जो डेली न्यूज़पेपर हैं, उसमें कोई ऐड दे दिया जाए तो ये भी हमारा मीडिया एडवर्टीजमेंट के अंदर आ जाता है।
नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो ये होती है ना, ये किस किस की भर्ती होती है, इससे होती है नॉर्मली टाइपिस्ट की, क्लर्क की या फिर चपरासी की, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू होती है। यहाँ पर क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल रखे हैं और आप में से बहुत सारों ने इसमें अपना नाम भी दर्ज करवाया होगा। यहाँ पे प्रबंधक क्या करेगा, जो मैनेजर है वो क्या करेगा, जितने भी फर्म में, कंपनी में जितने भी जो खाली पोस्ट है ना, उनकी सूचना इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को दे देंगे। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है वो उसके ऑफिस में जितने भी बंदों ने नाम लिखवा रखे हैं उसमें से जो उसकी योग्यताएं पूरी कर रहे हैं, जो भी फर्म की योग्यताएं पूरी कर रहे हैं, रिक्वायर्ड पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है उसे पूरी कर रहे हैं, तो उनके नाम क्या करेंगे, आगे इंस्टीट्यूशन में भेज देंगे, संस्था को भेज देंगे। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको फिर इनवाइट करेंगे कि प्लीज़ आप आइए, अपना इंटरव्यू दीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस तरह से वहाँ पे पोस्ट जो है वो पूरी कर ली जाती है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी क्या होती है, ये है बिल्कुल प्राइवेटली काम करती हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट के थ्रू, ये प्राइवेटली काम करती हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड पर्सन है वो इनमें अपना नाम दर्ज करवा देंगे। और अगर किसी भी फर्म को ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, वो क्या करेंगी, इनको बोलेंगे प्लेसमेंट एजेंसी को कि आप हमारे यहाँ प्लीज़ आप हमारा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम कर दीजिए। तो ये है ना, उस संस्था के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम करती हैं। इसके बदले में क्या करती है, कुछ फीस ले लेती हैं। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट या फिर हेड हंटर्स में इनको बोला जाता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहते हैं, यहाँ पर ना आजकल मार्केट में क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्में बहुत ज़्यादा है। और ये फर्में क्या करती हैं, मैनेजरियल स्टाफ जो होता है ना, उनकी बिल्कुल एक्सपर्ट होती है, उनकी भर्ती करने में एक्सपर्ट होती है। किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि कोई भी मैनेजमेंट पोस्ट जो है वो अगर खाली है तो उसे भरने में इनकी मदद ली जाती है। ये क्योंकि एक्सपर्ट है ये अपने काम में, ये पहले से ही जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं उनके संपर्क में होती हैं और किसी भी संगठन द्वारा अपने प्रबंधकों की मांग पर संगठन के समक्ष लोगों को प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई हाँ, ये बंदे जो है वो आपके यहाँ पर काम करने में बिल्कुल क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं और आप इनको काम पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को ही पता है कैंपस रिक्रूटमेंट किस लिए होता है। जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर से भर्ती करना कैंपस रिक्रूटमेंट में आता है। और इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ये और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है वो यहाँ पे जाके जो है वो अपने रिक्रूटमेंट को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश। सिफारिश में क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय है ना, वो जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसी को ही रिक्रूट कर लिया जाता है, भर्ती कर लिया जाता है। नेक्स्ट है लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स मीन्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, वो लेबर और जो एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। एम्प्लॉयर से इन्हें पता लगता रहता है टाइम टाइम पे कि कितने लेबर की ज़रूरत है, और लेबर तो इनके पास है ही, तो जहाँ पे भी काम की ज़रूरत होती है वहीं पे लेबर को भेज देते हैं। टेलीकास्टिंग क्या होता है, टेलीकास्टिंग आजकल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ना टीवी पर खाली पदों के प्रसारण को प्राथमिकता दे रहे हैं। जितने भी उनके पास खाली पद हैं, जितनी भी उनके पास पोस्ट जो है वो खाली हुई है, उनको ये प्राथमिकता देंगे। और ये जो भी टेलीकास्टिंग करेंगे ना उसमें सारा बता देंगे कि भाई हमारे पास ये वाली पोस्ट खाली है, यहाँ पर हमें इन लोगों की ज़रूरत है, जिनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, उनका पारिश्रमिक ये होगा, और कंपनी के बारे में पूरी डिटेल दे देते हैं। वेब पब्लिशिंग क्या होती है, वेब पब्लिशिंग मतलब इंटरनेट भर्ती का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो माध्यम बन गया है। इंटरनेट पर भर्ती के लिए साइटें बनाई गई है, जैसे www.naukri.com, www.jobstreet.com, www.clickjobs.com। ठीक है, ये सारी क्या है हमारे रिक्रूटमेंट के सोर्सेज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमारे जो ऑप्शंस थे ना उसमें क्या था, एक तो था फॉर्मर एम्प्लॉयज़, यानी कि जिसको ले ऑफ भी अभी हमने करा कि जब खाली हैं तो भेज दिए वापस, कि जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लिया जाएगा। मतलब कि किसी भी नए को रिक्रूटमेंट नहीं दी जाती, जो पहले काम छोड़ के गए हैं उसी को ही दोबारा से काम पे बुला लिया जाता है। ये हमारे होते हैं फॉर्मर एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि जो कैंपस की रिक्रूटमेंट है वो इसके अंदर आ जाएंगी, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कि गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं। ये तीन हमारे अदर ऑप्शन जो कि रिक्रूटमेंट का सोर्सेज थे, और रिक्रूटमेंट का सोर्सेज क्या नहीं था, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो सोर्सेज नहीं था रिक्रूटमेंट का।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।